हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस 6 मार्च इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं और आप डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्वालिटी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल कोर्स, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के लेवल की और कट ऑफ की और पैटर्न की। तो जैसा कि पिछले कल हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के मुकाबले इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल सेम उसी तरीके का है जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में था। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्रोनोलॉजी से 10 क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो कोड कहा जाता है, कोडिंग से 10 क्वेश्चन थे, मैच करने के 10 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ से 10 थे, स्टेटमेंट से 10 क्वेश्चन, असर्शन और रीजन के 5 क्वेश्चन और कोटेशन के 5 क्वेश्चन। और रेशो वही था, 60 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे और 40 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल थे। और दोस्तों, मेरे वन लाइनर क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़े हैं वो एक बार कम से कम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके मुताबिक कितने क्वेश्चन वन लाइनर से आए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 60-65% क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि वन लाइनर से ही आए थे। मात्र 5000 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आए थे। तो जिन्होंने भी कोर्स लिया है और जिन्होंने भी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इस वीडियो को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था और कहाँ पे आपने गलतियाँ की वो भी आप साथ साथ देखते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर फ्रॉम अस हु सेड दिस। यानी अधिकार वो है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। तो ये जो कोटेशन है ये होबहाउस की है, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज लास्की से हुए। लेकिन लास्की ने अधिकारों के बारे में कहा था कि अधिकार वो है जिन्हें समाज एक्सेप्ट करता है और राज्य हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो होबहाउस ने कहा था कि अधिकार वो है जिनकी हम दूसरों से और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिटन द प्रीफेस टू द रेस्ट ऑफ द अर्थ। और यहां पे भी लोग कंफ्यूज हुए। यहां पे पूछा गया है कि द रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किताब किसने लिखी। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका नामक किताब। तो इसमें भूमिका लगा है कि रेस्ट ऑफ अर्थ की भूमिका किसने लिखी, तो ये लिखी है जीन पाल सात्रे ने। जीन पाल सात्रे ने 1961 में लिखी है द रेस्ट ऑफ द अर्थ का प्रीफेस। और द रेस्ट ऑफ द अर्थ सभी को पता है ये किसने लिखी है, फैनन ने लिखी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है जीन पाल सात्रे। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी सामाजिक संस्थाओं का न्याय प्रथम सद्गुण है, ये किसने कहा। तो जब हम जॉन रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं जो कि 1971 में आई, उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट ही इसी चीज से कहा कि कोई संस्था उचित इसलिए है क्योंकि उसमें न्याय है, अगर उसमें न्याय नहीं है तो वो अनुचित है। तो ये जॉन रॉल्स ने कहा है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विदाउट ब्लडशेड, ये किसने कहा। यानी राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है, यानी राजनीति क्या है जिसमें खून खराबा नहीं होता है, और युद्ध वो है जिसमें रक्तपात युक्त राजनीति होती है, जिसमें खून खराबा होता है, लेकिन है दोनों राजनीति। ये किसने कहा, ये कहा माओ जेडोंग ने, माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग। इन विच यूनिवर्सिटी कौटिल्य टॉट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तक्षशिला विद्यालय जो विश्वविद्यालय था वहां पे आपके कौटिल्य ने शिक्षण कार्य किया है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये तो आई होप सभी ने सही किया होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ फतवाए जहांदरी, यानी फतवाए जहांदारी जो किताब लिखी है बर्नी ने, वो किस बारे में है? तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मेरे जो वन लाइनर है, नोट्स है, उसमें पहले ही है कि 24 नसीहतें दी है बर्नी ने राजा को। ठीक है, नसीहत फॉर द मुस्लिम किंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ बेगमपुरा द किंगडम ऑफ गॉड, यानी बेगमपुरा ईश्वर का साम्राज्य संकल्पना किससे संबंधित है? और ये संबंधित है किससे? कबीर से संबंधित है। और 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया था कि बेगमपुरा किससे रिलेटेड है, और बेगमपुरा का जो सही आंसर दिया था वो दिया था रविदास। और जिसको मैंने चैलेंज करने के लिए भी कहा था, काफ़ी स्टूडेंट ने चैलेंज भी किया था और बाद में उसके कबीर में कन्वर्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, बेगमपुरा का सिद्धांत कबीर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज? डायरेक्ट क्वेश्चन है। रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। हु सेड दैट इंग्लैंड इज डेमोक्रेटिक ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन? और इसी को अगर आप घुमा फिरा के बोले तो ये किसने कहा था कि इंग्लैंड के व्यक्ति 5 साल में केवल एक बार स्वतंत्र होते हैं? इंग्लैंड के व्यक्ति केवल 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो फेमस कोटेशन है, कई तरीके से घुमा फिरा के पूछी जाती है, रूसो से रिलेटेड है कि ड्यूरिंग इलेक्शन ही आज़ाद होते हैं इंग्लैंड के लोग। और ये एक आलोचना भी है इंग्लैंड के डेमोक्रेसी की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी? अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के लेखक है थियोडोर अडोर्नो। तो ये बुक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था। हु ओपिन्ड दैट एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द पॉलिटिकल एलीट इन गुड मॉरल शेप एंड प्रोवाइड लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सीलेंस? और दोस्तों, जब हम एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, उनके संविधानवाद की धारणा को पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने क्लियर ये मत दिया है कि एक आदर्श संविधान, देखिए उन्होंने 158 संविधानों की जब स्टडी की, फिर उन्होंने बोला जो पॉलिटी है, पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक आदर्श संविधान है, एक आइडल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता इसमें प्रदान की जाती है, यानी क्रांतियाँ इसमें कम से कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये पॉलिटी के बारे में कहा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, हु गेव द आइडिया ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम comprising 3 concentric rings of the core, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी? बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इमैनुअल वॉलरस्टीन जुड़े हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत से, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के परिधियों की बात की, अर्ध परिधि, परिधि और केंद्र, 3 टाइप की बात इन्होंने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिशेस द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल एटोनॉमी? और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, इवन यूपीएससी में भी 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी को पता है कि डायरकी 1919 में लाई गई थी, तो 1919 तो इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन इसमें पूछा गया एबोलिश कब की गई, ख़त्म कब की गई? तो ये की गई थी 1935 का जो एक्ट आया था और स्टेट्स को ऑटोनॉमी इसके द्वारा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर है 1935। Which of the following is not correct regarding original jurisdiction of Supreme Court? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो मौलिक अधिकारता है उसके संबंध में क्या सही नहीं है? A dispute between the government of the India and one and more state, बिल्कुल ये प्राइमरी जुरिडिक्शन है। जब सेंटर या फिर
राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसके ऊपर संज्ञान लेता है। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट, ये भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो वाइड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो सभी प्रकार के कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि हमने एकीकृत न्यायपालिका अपनाई है, लेकिन ट्राइब्यूनल के ऊपर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहता, क्योंकि ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। तो चौथा इसका नहीं है, ये मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेशन ऑन पंचायती राज, यानी अशोक मेहता कमेटी जो बनी थी 1977 में, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है। दिस कमिटी रिकमेंडेड फॉर 2 टायर पंचायत सिस्टम, दैट इज जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी इसने 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पंचायत उसने विलेज लेवल पर। तो ये बिल्कुल सही है, 2 जो टायर पंचायती राज की बात वो अशोक मेहता कमेटी ने की थी। द न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडीज फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, न्याय पंचायत को सेपरेट कर देना चाहिए डेवलपमेंट पंचायत से। सीट्स ऑफ SC एंड ST शुड बी रिजर्व्ड ऑन रोटेशन बेसिस, ये तो बिल्कुल सही है। ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल मस्ट बी मेंबर ऑफ जिला पंचायत, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following article of the Constitution of India has provision for forming of Council of Minister and lead and advise the President of India? बहुत सिंपल है। किस संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के गठन और राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कही गई? तो आर्टिकल 74, डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, और अनुच्छेद 74 में ही कैबिनेट की बात की गई है। Who has conceptualized India's constitutional edifice in terms of seamless web, यानी भारत के संवैधानिक भवन को किसने अबाध जाल यानी सीमलेस वेब के रूप में अवधारणाकृत किया? तो ये किया था ग्रैनविले ऑस्टिन ने। Which of the following movement is associated with चंडी प्रसाद भट्ट, यानी चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये जुड़े हैं चिपको आंदोलन से। 1973-74 में जो आंदोलन हुआ था, बहुगुणा इसका नेतृत्व कर रहे थे, और 6-7 लोग उसमें और थे जो इनके साथ जुड़े थे। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जैसे गोरा थी, गोरा देवी, सुदेशना देवी, उनमें से एक चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, चिपको आंदोलन। और यही क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में भी आया था चिपको आंदोलन से। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन लाइव स्ट्रीमिंग ऑन SC प्रोसीडिंग, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, उससे कौन जुड़ा है? उससे जुड़ा है इंदिरा जयसिंह, इंदिरा जयसिंह। और मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन आया था कि PIL से कौन जुड़े हैं, तो वो PN भगवती थे, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, इंदिरा जयसिंह इससे जुड़े हैं। Which is the first political party recognized as national political party from North Eastern region? नॉर्थ ईस्ट की पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे सेंटर के, उसके लिए नेशनल पीपल पार्टी को क्या है, पहली राष्ट्रीय पार्टी बन गई है नॉर्थ ईस्ट से।
बिहेवियरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया है व्यवहारवाद का तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। संगठनों के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आशय है संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो यही है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेंड नोटिस्ड बाय द फ्रेडरिक्स इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने कौन से प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया है। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. रिग्स आपने पढ़ा है, तो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने शिफ्ट फ्रॉम इडियोग्राफिक टू नॉमोथेटिक, नॉमोथेटिक भी कई बार बोला जाता है और नॉर्मेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इडियोग्राफिक टू नॉमोथेटिक इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है बहुत ही सिंपल है। यानी आइडियोलॉजी से जब हम नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं तो वही होता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियोलॉजी से किधर, नॉर्मेटिव की ओर। टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन स्टैंड फॉर। टेलर का जो कॉन्सेप्ट है मेंटल रेवोल्यूशन का, उससे क्या अभिप्राय है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। अब ये देखिए, यहाँ पे टेलर को आपको पता है वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसके पिता टेलर को कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट एंड कोऑपरेशन। अरे मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कर्मचारी और जो आपका मैनेजर है उनके बीच सहयोग की भावना होना। एक कर्मचारी चाहेगा कि मुझे बहुत से बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, और एक मैनेजर भी चाहेगा कि मैं इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बिठाऊं ताकि सारे कर्मचारी ज़्यादा आउटपुट देंगे। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्ट क्यों करनी है, तो आउटपुट रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करनी हमने। कॉपरेशन, हार्मनी एंड रिस्ट्रिक्ट आउटपुट। आउटपुट तो मैक्सिमम करने की बात की गई है, रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं की गई है। इसमें भी देखिए आप रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट है तो यहाँ पे हार्मनी एंड कॉपरेशन, यानी सद्भाव और एक दूसरे के बीच सहयोग को कहा गया है मेंटल रेवोल्यूशन टेलर द्वारा। तो ये बहुत सिंपल था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ड्रॉबैक की बात की गई है कि कौन सा इनमें से ड्रॉबैक है नौकरशाही मॉडल का। सबसे पहले देखिए लैक ऑफ लीगल रैशनल प्रिंसिपल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ब्यूरोक्रेसी है उसको माना ही इसलिए जाता है, उसका जो क्रक्स है वो है ही लीगल रैशनल। तो ये तो इसका नहीं हो सकता है ड्रॉबैक। लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कानूनों के आधार पे ही तो ये चलता है, तो इसमें लैक ऑफ रूल कभी भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ नॉर्मेटिव फैक्टर ऑफ गाइडिंग एक्शन, ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लैक ऑफ थियोटिकल इंटीग्रेटेड टोटल सिस्टम ऑफ एक्शन। तो थियोटिकली जो ब्यूरोक्रेटी है वो थ्योरी के ऊपर ही चलती है, प्रैक्टिकली वो ज़्यादा नहीं देखती है। जो कानून में लिखा है उसी के हिसाब से वो चलेगी। तो इसमें जो इसकी जो ड्रॉबैक है वो यही है, लैक ऑफ नॉर्मेटिव फैक्टर ऑफ गाइडिंग एक्शन। यानी लोग अपने दिमाग का प्रयोग, अपने विवेक का, अपने रैशनल चॉइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनको कानूनों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो यही इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। Who among the following was the first president of National Consumer Dispute Redressal Commission? तो इराडी पहले चेयरमैन है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के, जस्टिस वी बालकृष्ण इराडी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड। नीति आयोग किस तरीके से बनाया गया। नीति आयोग बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया जिस तरीके से योजना आयोग बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यानी जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसके, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट है उसके संकल्प द्वारा इसका निर्माण किया गया नीति आयोग का, योजना आयोग के स्थान पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? 2013 का जो नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो पहली विशेषता देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू मील्स। बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको आंगनवाड़ी से राशन मिलता है, तो ये 2013 का एक्ट में दिया गया है। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड। बिल्कुल, एल्डेस्ट वुमेन के नाम पर ही राशन कार्ड मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6,000। तो 6,000 रुपये मिलता है, आज भी मिलता है और 2013 के एक्ट के द्वारा ही मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी एंटाइटल्ड फॉर फ्री चेकअप एट आंगनवाड़ी। तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री चेकअप मिलता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में मिलता है, जो आपके CHCs है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, आपके हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा, लेकिन आंगनवाड़ी में मिलेगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड एंड शेप्ड थ्रू द। भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी है, भारतीय संविधान का जो दर्शन है, वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। 1947 को हमने क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन या फिलॉसफी को अडॉप्ट किया था। As of now, which of the following statement concerning the three list, union, state and concurrent list is incorrect? यानी भारतीय संविधान के अंदर जो शक्तियों के विभाजन की 3 लिस्ट है, उसमें से कौन सी गलत यहां पे दी गई है। स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस 61 सब्जेक्टेड, बिल्कुल सही है। जो राज्य सूची है उसमें 61 विषयों को रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट है और ओरिजिनल कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे, 5 इसमें और बढ़ाए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यूनियन लिस्ट के अंदर 100 हमारे सब्जेक्ट है, ना कि 97। दैट्स मीन गलत इसमें से कौन सा है, ऑप्शन 2। The negative method of exercising executive control through personal management which is least used in India, यानी जो हमारा व्यक्ति प्रबंधन है, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे होते हैं, उनको प्रबंधन करने का जो तरीका है, उसके माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिनका भारत में सबसे कम प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जब हम ब्यूरोक्रेसी को या फिर हमारे जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनके नाम पे इशूइंग रिटन वार्निंग, हम उन्हें चेतावनी लिखते हैं। रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय इन रैंक एंड सैलरी आफ्टर फुल इंक्वायरी, जब पूरी इंक्वायरी होगी तो उन्हें डिमोशन भी मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रिमेंड फॉर माइनर डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड बिहेवियर पैटर्न, यानी अपेक्षित व्यवहार प्रतिरूप पैटर्न के सूक्ष्म विचलन हेतु प्रशासनिक फटकार, यानी उनको फटकार लगाई जाती है, उनको चेतावनी दी जाती है, उनको डराया जाता है। तो ये तीनों हम यूज करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का नगद जुर्माने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई DC अगर काम नहीं कर रहा है, कोई SDM अगर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कोई भी प्रावधान हम यूज नहीं करते कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन ये तीनों चीजें हम यूज करते हैं। तो लीस्ट जो आप कह सकते हैं लीस्ट यूज्ड जो मेथड है वो नगद जुर्माने का अधिरोपण है। हेनरी फ्योल्स जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल एट। हेनरी फ्योल की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर लागू होती है, और इसके ऑपोजिट टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ग्रास रूट पे लागू होती है, बॉटम लेवल पर, जबकि हेनरी फ्योल की कहां पे, सिर्फ मैनेजर के ऊपर ये लागू होती है। Who among the following said problem solving theory takes the world as it find it with the prevailing social and power relationship and institution into which they are organized as the given framework for action। तो इसको हिंदी में एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था समस्या समाधान
सिद्धांत, समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक शक्ति एवं संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वे कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित होते हैं। तो ये रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स जो कि क्रिटिकल थ्योरी के साथ जुड़े हैं, इन्होंने ये कोटेशन दी है। Who originally coined the term सिक्योरिटी डायलेमा? सिक्योरिटी डायलेमा के साथ कौन जुड़ा है? किसने सिक्योरिटी डायलेमा का सिद्धांत दिया है? तो सिक्योरिटी डायलेमा का जो सिद्धांत है वो दिया है रॉबर्ट जर्विस ने। सिक्योरिटी डायलेमा, और इसको एक बार आपने वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि मुझे दो में से एक में भी अभी डाउट है, जॉन हर्ज और रॉबर्ट जर्विस, लेकिन इसका आंसर ज़्यादातर रॉबर्ट जर्विस ही है एग्जैक्टली। हु हैज़ आर्ग्यूड दैट स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज पावर इंस्टीड ऑफ सिक्योरिटी। और देखिए, अगर आपने यथार्थवाद को डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है यथार्थवाद को, उसमें एक ऑफेंसिव रियलिज्म है, एक डिफेंसिव रियलिज्म है। डिफेंसिव रियलिज्म के साथ जुड़े हैं केनेथ वॉल्ट्ज और ऑफेंसिव के साथ जॉन मर्शाइमर। ठीक है, तो ये देखिए, सिक्योरिटी की बात करते हैं डिफेंसिव वाले और पावर की बात करते हैं ऑफेंसिव वाले। तो ये कोटेशन किसकी है? जॉन मर्शाइमर की, क्योंकि ये ऑफेंसिव की बात करते हैं, ये पावर की बात करते हैं। अगर किसी से लड़ना है तो शक्ति की जरूरत हमें होती है, तो जॉन मर्शाइमर कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म के थ्रू। विद विच राइटर डू यू एसोसिएट द फ्रेज अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट? अलेक्जेंडर वेंड। अलेक्जेंडर वेंड की ये किताब है अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट। और इसी से रिलेटेड आगे भी ये क्वेश्चन और आया है। तो अलेक्जेंडर वेंड, आपको पता है अलेक्जेंडर वेंड एक रचनावादी विचारक है। ठीक है, व्हेन डिड द 26/11 टेररिस्ट अटैक इन मुंबई टेक प्लेस? इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2008, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, 26/11/2008। निम्नलिखित में से व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वंदे भारत मिशन? वंदे भारत मिशन 2020 में भारत सरकार ने जो शुरू किया था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था टू रिपैट्रिएट डिस्ट्रेस्ड इंडियन नेशनल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यानी भारत के बाहर जो लोग काम कर रहे थे, रह रहे थे कोरोना काल के दौरान, उन लोगों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभियान चलाया गया था। When did India participate in NAM summit for the first time? पहली बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भारत ने कब हिस्सा लिया? तो भारत, आपको पता ही है, भारत ओरिजिनल मेंबर है नाम का, और सबसे पहले 1961 में जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था भारत ने पहले सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड? मॉर्निंग सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था और अभी भी ये क्वेश्चन आया इवनिंग सेशन में भी। 2014 के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, लुक ईस्ट पॉलिसी को मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिटन बाय लेनिन? लेनिन के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई है? तो लेनिन ने किताबें लिखी है व्हाट इज टू बी डन, ये तो सभी को पता है व्हाट इज टू बी डन, और स्टेट एंड रेवोल्यूशन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये किताब भी लिखी 1917 के अंदर लेनिन ने। और आगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी बुक से रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन आया है, तो अगर आपको नहीं भी आता था तो आगे इसका आंसर आप कर पाएंगे। व्हाट इज हिस्ट्री बुक लिखी है E.H. कार ने, E.H. कार ने लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, तो ये लेनिन की नहीं है। मार्क्सिज्म टुडे बुक लिखी है हैरी ने, तो ये भी बुक लेनिन की नहीं है। ओनली 2 बुक्स रिटन बाय लेनिन, ए एंड बी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट J.F. लॉटियार्ड इज एसोसिएटेड विद? लॉटियार्ड जो है, लॉटियार्ड उत्तर आधुनिकतावाद के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, लैंग्वेज गेम, अब आपको पता है उत्तर पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ये जुड़े हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एक और चिंतक जुड़े हैं जिन्होंने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है। और विखंडनवाद क्या है? डेरिडा ने यह सिद्धांत दिया है विखंडनवाद का, डिकंस्ट्रक्शन का। उसी को आगे बढ़ाया है लैंग्वेज गेम लॉटियार्ड ने, तो बिल्कुल ये लॉटियार्ड से जुड़ा हुआ है। अ रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, अब नॉलेज की जो बात की थी वो की थी उत्तर आधुनिकतावादी, नॉलेज इज पावर की बात फूको ने की थी, उसी चीज को आगे बढ़ाया लॉटियार्ड ने। अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब यहां पे देखिए कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, तो कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी की भी इन्होंने बात की है, लेकिन कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की इन्होंने बात नहीं की है। तो देखिए कम्युनिकेशन के अंदर भी पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच को अपनाया जाता है, लॉटियार्ड ने इसको लाया था। दैट्स मीन ABD इसका करेक्ट आंसर है, ABD। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हॉब्स फिलॉसफी? हॉब्स की फिलॉसफी से कौन यहाँ पे कौन कौन से बातें जुड़े हुए हैं? तो ये यहाँ पे देख लीजिए, मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। मन की स्थायी प्रशांति, जीवन स्वयं में गति है, महानतम शुभ अस्तित्ववान है। इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है इजीली आपको समझ आ जाए। ह्यूमन विल, विल का मतलब है ह्यूमन की जो विल होती है, विल पावर जो होती है, डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंट, यानी ह्यूमन जो विल होती है उसके लिए स्पिरिचुअल किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो हॉब्स की जो एक पद्धति है उसे वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है। और जहां पे भौतिकवाद शब्द जुड़ा होता है, भौतिकवाद, वो भौतिकता को ज्यादा प्राथमिकता देता है, ना कि आध्यात्मिकता को। तो ये बिल्कुल सही बात है। और परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, लाइफ इटसेल्फ इज अ मोशन। तो ये दो उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद से जुड़े हैं, A एंड C। लाइफ इटसेल्फ इन अ मोशन, यानी जीवन में गतिशीलता जो होती है वो आंतरिक होती है। इसी का ऑपोजिट अगर आप बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कहा था शक्ति जो पदार्थ में है वो बाह्य है। ठीक है, तो ये दो है A एंड C ओनली, A एंड C, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन यूज्ड बाय CB मैकफर्सन? CB मैकफर्सन ने कौन सा सिद्धांत यूज नहीं किया? डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, एसोसिएशनल कैपेसिटी, एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी, कल्चरल डेमोक्रेसी। तो CB मैकफर्सन विकासात्मक लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने लेख लिखा है। ठीक है, विकासात्मक लोकतंत्र के ऊपर लेख लिखा है, डेमोक्रेसी के साथ ये एसोसिएटेड है, ये तो सभी को पता है। सहचरी क्षमता की इन्होंने बात की है और निष्कर्षित क्षमता की इन्होंने बात की है, लेकिन सांस्कृतिक लोकतंत्र की इन्होंने बात नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ABC, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट विवेकानंदा? विवेकानंद के बारे में कौन से कथन सही है? इन 1897 विवेकानंदा स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन। बिल्कुल सही बात है, रामकृष्ण मिशन 1897 में इन्होंने शुरू किया। विवेकानंदा सेटअप द अद्वैता आश्रम इन हिमालयाज। अद्वैत आश्रम उन्होंने हिमालय में शुरू किया। विवेकानंदा एक्सेप्टेड द सेडिशन कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1918। ये कैसे हो सकता है? विवेकानंदा का जो टाइम पीरियड आप देखते हैं 1902 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो 1918 में कैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली चीज को? तो C तो इसका सही नहीं हो सकता। D, विवेकानंदा ऑल्सो क्लेम्ड दैट अ नेशन ट्रू वर्थ कुड नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स मिलिट्री माइट और मटेरियल डेवलपमेंट।
तो ये भी इनका बिल्कुल सही कथन है। दैट्स मीन ओनली सी, ओनली सी। अब देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीन तो नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए एक इसका बिल्कुल सही है, ए बी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू तिलक? बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन से कथन सही है? तिलक फेल्ट दैट द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी इन द सेंटिमेंट एंड इमोशन ऑफ द इंडियन मासेज। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय लोगों का जो नेशनलिज्म है वो उनके सेंटिमेंट और इमोशन के ऊपर आधारित है और होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या है, बंगाल को एकजुट करने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया ताकि उनके इमोशन और उनके जो सेंटिमेंट है उसको क्रांति के रूप में बदला जा सके। तिलक हैड ऑल्सो प्रपोज्ड अ कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर द रिलीज ऑफ अली ब्रदर। तो अली ब्रदर को गिरफ्तार जो किया गया था उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने बिल्कुल बात की थी। अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज वाज अ मॉरल नेसेसिटी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार है, दैट्स मीन ये मॉरल तो है ही है। ठीक है, तो मॉरल नेसेसिटी है, तो सी भी सही है। तिलक अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। ऐसा नहीं है, उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल को रोकने की बात नहीं की थी, हालांकि उसके समर्थन में इन्होंने बात की थी। तिलक रोट दैट स्वराज्य इज द फाउंडेशन एंड नॉट द हाइट ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ये भी इन्होंने बात की है। दैट्स मीन ए बी सी एंड ई इज करेक्ट। ए बी सी एंड ई इज करेक्ट। ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज गैब्रियल आमंड क्लासिफाइज पार्टी सिस्टम? गैब्रियल आमंड ने पार्टी सिस्टम किन आधारों पे क्लासिफाई किया है? तो 4 प्रकार है, चारों प्रकार यहाँ पे दिया है और 5वां एक्स्ट्रा आपको दिया है जो कि जिसकी बात इन्होंने नहीं की है। अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम, बिल्कुल इन्होंने बात की है तानाशाह पार्टी सिस्टम की। डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम की भी इन्होंने बात की है। डोमिनेंट तो है, निरंकुश तो है, लेकिन अथॉरिटेरियन नहीं है। कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम की बात की है और कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की भी इन्होंने बात की है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव की बात इन्होंने नहीं की है। दैट्स मीन डी जिसमें नहीं होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें डी नहीं है, बाकी सभी में डी है, तो ऑप्शन 4 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमारी जो संविधान सभा थी उसके कॉम्पोजिशन के बारे में कौन सी बातें सही है? ईच प्रिंसली स्टेट वाज टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी जितने भी रजवाड़े थे या फिर प्रिंसली स्टेट थे उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सीट दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम एंड सिख एंड अदर जनरल पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। The seats allotted to the community were to be elected by the member of that community in provincial legislative assembly, ये भी सही है। In the above progress, proportional representation by means is single transferable vote system was followed. तो single transferable vote system को उसमें अडोप्ट नहीं किया गया था। That's mean ABC is right. Question number 48, which of the following information are exempted from RTI Act without any exception? और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 ये डाउटफुल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, डाउटफुल, और इसको एक बार आपने वेरीफाई कर लेना। इसकी आंसर की आई थिंक रॉन्ग दी है। इंफॉर्मेशन दैट वुड एनहांस फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ को एग्जेम्पशन में नहीं रखा गया है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी होती है उसको जो बढ़ाता है
उसको आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर रखना है? गवर्नमेंट को जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? तो ये तो नहीं हो सकता है एग्जेम्पशन। दूसरा, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डेलिब्रेशन एट कैबिनेट मीटिंग, यानी कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको रिवील नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विशेषाधिकार है संसद का। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आरटीआई के दायरे से बाहर है कैबिनेट के जो डिसीजन। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी उस प्रकार की इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा क्या है इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचती हो, वो भी आरटीआई के दायरे से बाहर है, उसको देने के लिए बाध्य नहीं है। जुडिशियल रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस की अपॉइंटमेंट की गई उसको सार्वजनिक करना या ना करना ये कोर्ट का खुद का विषय है और इसको देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो 3 है ये, यानी बी सी डी इज करेक्ट आंसर, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है ए सी डी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, इसका आंसर डी दिया है, मतलब सारे दिए हैं तो सारा तो नहीं हो सकता है, एक तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कौन से राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे? तो सभी को पता है सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पे 1953 में बना आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र मराठा और गुजरात गुजराती, तो महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया। हरियाणा हरियाणवी लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश और नागालैंड ये आपका प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए बनाया गया, इसमें भाषा का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। दैट्स मीन एबीसी ओनली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी काउंसिल, हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल वो उसमें है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जीएसटी काउंसिल में नहीं रखा गया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस, इनको भी रखा गया है। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी है। द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स मीन ओनली जहाँ पे बी है उसको हमने रूल आउट करना है। तो बी यहाँ पे भी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके पास सी और डी, अब आपके पास बचे सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी डी ई ए सी डी ओनली होगा, ए सी डी ओनली। इसको एक बार वेरीफाई आपने कर लेना है। इसमें आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो होता है, प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज इसमें होता है, और मिनिस्ट्री इंचार्ज जो टैक्सेशन का होता है वो भी इसमें होता है। द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी इसमें शायद नहीं होता है। तो इसके 3 ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटी गोल ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एंटी गोल का मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, नव लोक प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से विरोधी उद्देश्य है? विरोधी मतलब किन चीज का विरोध किया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने? मॉर्निंग सेशन में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, घुमा फिरा के था। अब ये देखिए, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी पॉजिटिविज्म है, यानी प्रत्यक्षवाद के वो खिलाफ है। प्रत्यक्षवाद मतलब जिन्होंने ये कहा था कि हमने नेचुरल साइंस की तरह बना लेना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम उत्तर व्यवहारवाद को देखते हैं वैसे ही हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बिल्कुल ये प्रत्यक्षवाद के विरोध में था। एंटी टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल बनाने की कोशिश की गई थी, यानी आप जैसे नेचुरल साइंस की थ्योरी होती है वैसे बनाने की कोशिश की थी, काफ़ी टेक्निकल पब्लिक एड को बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके भी ये खिलाफ था। एंटी हायरार्किकल, यानी ये ब्यूरोक्रेसी के भी खिलाफ है, तो ये तीनों सही है। लेकिन ये एंटी वैल्यूज़ नहीं है, इन्होंने वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी क्योंकि हम इसे पॉजिटिविस्ट यानी
तरीके से या फिर नेचुरल साइंस नहीं बना सकते, इसमें वैल्यू होनी चाहिए। तो ABC है लेकिन D इसका नहीं है, ABC ओनली। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई-गवर्नेंस के प्रोजेक्ट इनमें से कौन से नहीं हैं? तो दर्पण है, प्रगति है, जीवन प्रमाण है, सागर। इसके नाम से ही आपको दिख रहा है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो हमारे नदियों को जोड़ने की एक प्रोजेक्ट है, ना कि ई गवर्नेंस का। तो सागर प्रोजेक्ट यानी सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑफिसेज आर इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी यूएनओ का वो कौन से कार्यालय है, कौन से वो व्यक्ति है जो इंटरनेशनल पीस की स्थापना के लिए उत्तरदायी है या जो इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो भी पीस की स्थापना के लिए काम करता है। जनरल असेंबली भी शांति स्थापना के लिए काम करती है। लेकिन इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, ABC, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को छोड़कर, ABC ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 54, विच आर द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ऑफ L. रिचर्डसन इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली क्वारल 1960? रिचर्ड कार्सन के पुस्तक स्टैटिस्टिक ऑफ डेडली क्वारल 1960 के कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो आपको बताने हैं। द प्रॉब्लम ऑफ वॉर डज नॉट अराइज फ्रॉम द डायबोलिज्म ऑफ वन और फ्यू स्टेट, डिजायर फॉर रिवेंज, Desire for revenge was not the case of war during the period of 1820 to 1945. Contiguity has been an important factor in war. Nationalism has both induced the prevented wars. इसमें से कौन सा नहीं है? उन्होंने Desire for revenge was not the case of war during the period of 1820 से 1945। देखिए, आप जब देखते हैं कॉमन सेंस के आधार पे, आप देखिए 1919 का जो वॉर होता है उसमें इटली और जर्मनी के ऊपर ज़बरदस्ती पूरा बोझ थोप दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइन लगाए गए। तो आप देखते हैं जर्मनी के अंदर जो हिटलर है वो रिवेंज लेने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, जर्मनी का एकीकरण करते हैं, और उधर मुसोलिनी इटली का एकीकरण करते हैं ताकि वो उनके ऊपर जो अन्यायपूर्ण व्यवहार राज्यों ने अपनाया था उसका वो बदला ले सके। तो ये तो इसका नहीं हो सकता है। दैट्स मीन जिसमें बी है वो गलत है। ये भी दैट्स मीन ACD इज राइट। ऑप्शन 3 सही है। विच आर द इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस? वॉशिंगटन कंसेंसस के कौन से इंस्टीट्यूशन इसके पार्ट थे? देखिए, वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, 1989 में ये आया था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल इसमें था, वर्ल्ड बैंक भी था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है 1995 में, तो ये कैसे हो सकता है इसमें? तो ये तो इसमें नहीं था। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड था, यानी ABD इज राइट आंसर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? भारत की जो परमाणु डॉक्ट्रिन है उससे संबंधित आपको बताना है। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज एम्ड एट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की विशेषता है। द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज द सोल बॉडी। देखिए, NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी
एक सॉल बॉडी है जो कि ऑथोराइज करते हैं न्यूक्लियर वेपन को इंडिया में, ये भी बिल्कुल सही है। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डज नॉट परसिस्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्लियरली कहा गया है हम उन देशों के ऊपर परमाणु हथियारों से हमला नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज हर ओन इशू ऑर्डर फॉर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की पावर है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास ये नहीं है। राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है और मंत्रिमंडल के पास ये पावर रहती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसका करेक्ट आंसर जिसमें डी है वो तो नहीं हो सकता, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट्स मीन ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ए बी सी। असर्शन और रीजन से 5 क्वेश्चन यहाँ आए थे और क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एथिक्स ऑफ केयर इज मॉरल अप्रोच दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड विद जस्टिस। तो केयर, द एथिक्स ऑफ केयर यानी केयर करने का जो हमारी नैतिक दायित्व होता है या राज्य का जो नैतिक दायित्व होता है लोगों की केयर करने का, वो जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मैन इज अ जनरल सीम टू एम्प्लॉय देयर रीजन टू जस्टिफाई प्रेजुडाइसिस, ठीक है। तो व्यक्ति जनरल तरीके से अपनी जो प्रेजुडाइसिस है उसको विवेक द्वारा थोपने की कोशिश करता है एथिक्स से रिलेटेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। दैट्स मीन एक इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिस फॉर ऑल इज कंपेटेबल विद इक्वालिटी, यानी सभी को न्याय देना किसके साथ जुड़ा हुआ है, समानता के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अगर सभी को समान माना जा रहा है, सभी के साथ समान व्यवहार राज्य करता है, दैट्स मीन ये उनके साथ जस्टिस है, बिल्कुल सही है। जस्टिस रिक्वायर्ड पॉजिटिव लिबर्टी, अब देखिए जस्टिस रिक्वायर्ड पॉजिटिव लिबर्टी, ऊपर बात की गई है इक्वालिटी की और नीचे बात की जा रही है लिबर्टी की। हालांकि दोनों कथन सही है, जस्टिस रिक्वायर्ड पॉजिटिव लिबर्टी, अगर आपने जस्टिस करना है तो पॉजिटिव लिबर्टी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन ऊपर इक्वालिटी की बात हो रही है, नीचे लिबर्टी की बात हो रही है, दैट्स मीन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इन सत्याग्रह देयर वाज नॉट इवन द रिमोटेस्ट आइडिया ऑफ इंजरिंग द ओपोनेंट, बहुत सिंपल है। सत्याग्रह के अंदर, सत्याग्रह जो होता है, गांधी का जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह में यहां तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम अपने आप को कष्ट दे देंगे लेकिन दूसरे को हम कष्ट नहीं देंगे, तो बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव रहता है। पैसिव रेजिस्टेंस में क्या है, ये संभावना हमेशा रहती है कि हम दूसरों को हरास करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। अब देखिए ऊपर सत्याग्रह की बात हो रही है, नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे को क्षति पहुंचाने की का हित विचार सदैव निहित रहता है। अब देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध होता है कि मैं सक्रिय रूप से आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा लेकिन निष्क्रिय रूप से आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और वहां पे मैं पैसिव रेजिस्टेंस करता हूं, तो मैं क्या है, कंपनी के खिलाफ क्रांति नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी ने जो मुझे काम दिया वो मैं करूंगा ही नहीं, काम नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, एक विचार, क्षति पहुंचाने का विचार हमेशा निहित रहेगा। काम नहीं करूंगा तो इसको घाटा होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन ऊपर सत्याग्रह की बात हो रही है और नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध की बात हो रही है, दैट्स मीन दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी डिमांड्स अनकंडीशनल अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस एंड कैन देयरफॉर एजेंडर a climate of difference and abdication of responsibility and
अनक्रिटिकल ट्रस्ट इन द जजमेंट ऑफ अदर। रीजन दिया गया है, अथॉरिटी इज अ थ्रेट टू रीजन एंड क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, अगर आपको इसका एग्जैक्ट पता भी नहीं है तो आप फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक बार इसको और देख लीजिए, हिंदी में एक बार इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सत्ता बिना शर्त, सत्ता जो होती है वो बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है। यानी हमारे ऊपर ना तो कोई शर्त है ना कोई संदेह करो, जो हम कह रहे हैं बस वो करो। और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण, उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और नीचे, सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है, क्योंकि अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव जो डिसीजन है आपके ऊपर थोपे गए हैं, और जो चीज़ आपके ऊपर थोपी गई है वो बौद्धिक समझ के लिए डेफिनेटली खतरा है। तो ऊपर भी सत्ता की बात की गई है, नीचे भी सत्ता की बात की गई है। फॉर्मूला ये कहता है जिस चीज़ की बात ऊपर अभिकथन में की गई है, अगर वही बात रीजन में है तो वो ए और आर दोनों सही है और उसका रीजन भी होगा। दैट्स मीन एक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इशू आर सेंट्रल टू एमडीजीज। जो स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 तक के प्रमुख विषयों में से एक था। बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे भी आप सिंपल फॉर्मूला वही लगाइए जिस चीज़ की बात अभिकथन में की गई है, अगर वही बात रीजन में की गई है तो दोनों सही है। ठीक है, 3 out of 8 गोल इन एमडीजीज आर हेल्थ रिलेटेड इशू। तो ऊपर भी हेल्थ इशू की बात है, नीचे भी हेल्थ इशू की बात है। दैट्स मीन एक इसका सही आंसर होगा। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर देयर वाज अ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम अ बायपोलर सिस्टम टू यूनिपोलर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जो आपका कोल्ड वॉर था जब वो ख़त्म हुआ तो जो हमारा वर्ल्ड है वो बायपोलर से, जो दो पोल थे हमारे यूएसएसआर और यूएसए, बायपोलर से यूएसएसआर के विघटन के बाद सिंगल पोलर यानी यूनिपोलर में वो कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल सही बात है ये तो। द कोलैप्स ऑफ सोवियत पावर इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड लेटर द एंड ऑफ यूएसएसआर इटसेल्फ वर द रीजन फॉर चेंज इनटू यूनिपोलर सिस्टम। तो यही तो बात है यहाँ पे, जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ वैसे यहाँ पे यूनिपोलर सिस्टम बना। यानी अब यहाँ पे भी आप वही देखो कि यहाँ पे बायपोलर से यूनिपोलर सिस्टम की बात की जा रही है और इसके जो रीजन में भी यूनिपोलर सिस्टम की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकेम अ मोर डोमिनेंट पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। जो यूनाइटेड स्टेट है, जो अमेरिका है, वो डोमिनेंट बनकर उभरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द इंपीरियल पावर डिक्लाइन। अब ये पावरफुल क्यों बना? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पावरफुल क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि इंपीरियल जो पावर थी वो डिक्लाइन हो गई। जैसे ब्रिटेन का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गई और इंग्लैंड की जो पावर है वो कम होती गई, कॉलोनियल जो स्टेट थे उनकी पावर कम होती गई और अमेरिका की पावर बढ़ती गई। तो ये बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। अब स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स रोट हिज मास्टर डिसर्टेशन ऑन हीगल। देखिए, कार्ल मार्क्स ने मास्टर डिसर्टेशन नहीं लिखी है, इन्होंने अपनी पीएचडी डिसर्टेशन लिखी है। वो इन्होंने लिखी थी एपिक्यूरस और की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर इन्होंने ये अपनी डिसर्टेशन लिखी है, पीएचडी डिसर्टेशन। तो पहला तो गलत है। दूसरा, इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी नोबडी हैज वन एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी होती है, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है, जो साम्यवादी देश होते हैं, उसके पास कोई
एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्रेसिडेंट है, तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के पास क्या काम होता है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और जुडिशरी का अपना काम है, तीनों के अपने काम है। लेकिन ऐसा कम्युनिस्ट देशों में नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर सारी की सारी किसके हाथ में होती है? कम्युनिस्ट का जो नेता होता है। दैट्स मीन एक गलत है और दूसरा तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। एक गलत है और 2 सही है। पेरियार से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेरियार्स प्राइम गोल वाज द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। पेरियार का जो मुख्य उद्देश्य था वो कास्ट सिस्टम को खत्म करना था। ही फाउंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि उसने कास्ट सिस्टम को क्या है, सिविलाइजेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ माना था, और इसलिए 1925 में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, पेरियार फॉर्मली बिलीव दैट रिवॉल्यूशन विदाउट वायलेंस एंश्योर्स रियल एंड परमानेंट वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों ये सही है। ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द न्यू राइट इज कंसर्न टू एडवांस द कॉज ऑफ लिबरलिज्म अगेंस्ट डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पॉसिबल यूज ऑफ स्टेट पावर। न्यू राइट, न्यू राइट किसे कहा जाता है पहले वो आप समझने की कोशिश कीजिए। न्यू राइट, नव दक्षिण पंथ किसे कहा जाता है? नव दक्षिण पंथ कहा जाता है न्यू लिबरल थिंकर्स को। जो न्यू लिबरल की बात करते हैं, न्यू लिबरलिज्म की जो बात करते हैं, जैसे कि आपका रॉबर्ट नोजिक है, आपके हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, इन्हें नव दक्षिण पंथ कहा जाता है, इन्हें न्यू राइट्स कहा जाता है। तो न्यू राइट्स कभी भी लिबरलिज्म के खिलाफ नहीं है, ना ही ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लिबरलिज्म को ये प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही कोटेशन आप देख लीजिए, इसको हिंदी में देख लीजिए। नव दक्षिण पंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को संवर्धित करने के से संबंधित है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म को ही तो प्रमोट करना चाहता है जो आपका नियो लिबरलिज्म है। तो ये पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देख लेते हैं, मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है और इसके लाभ इसकी हानियों से क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, न्यू लिबरलिज्म के बारे में यह भी बिल्कुल गलत है। न्यू लिबरलिज्म कहता है कि मुक्त बाजार सदैव सुचारू रूप से संचालित होता है। मार्केट के अंदर वो फोर्स है, वो डिमांड एंड सपोर्ट के आधार पे, वो जितनी डिमांड है उसके आधार पे ही पूर्ति हो जाती है, यानी मुक्त बाजार अपने आप चलता रहता है, ये कहता है दक्षिणपंथी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है नहीं चलता है। दैट्स मीन दोनों यहाँ पे गलत होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कानून के समक्ष समानता राष्ट्रपति पे लागू नहीं होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी समान है, वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो भिखारी हो, कोई भी हो। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो राष्ट्रपति है उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दी गई है हमारे संविधान के अंदर कई मामलों में। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। दैट्स मीन ऑप्शन 4 इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज अ स्कीम फॉर अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशली अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जिन्हें अंडर प्रिविलेज सेक्शन कहा जाता है, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी।
स्टेटमेंट दो, पहली तो सही है। स्टेटमेंट दो, द मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट इन 1979। अब देखिए 1979 में तो गठित की गई थी जो मंडल कमीशन था, जनता दल ने इसे कमीशन किया था और 1980 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये स्टेटमेंट दो गलत है, एक सही है दो गलत है, दैट्स मीन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 69, India's form of federalism is the best seen in original rather than derivative or diminished form। यानी भारत के अंदर जो संघवाद है इसको आप तभी समझ सकते हैं जब इसको आप ओरिजिनली देखने की कोशिश करेंगे, धरातल पे देखने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सही है। India has defined its own constitutional practice of federalism rather than following the earlier ब्लूप्रिंट। यानी भारत ने संघवाद का जो सिद्धांत अपनाया है ये अपनी धरती पे अपनाया है, यानी अपने आप कह सकते हैं स्थितियों को देखकर अपनाया है, ना कि पहले के फेडरलिज्म के आधार पे। इसीलिए इसे सेंटर की ओर झुका हुआ फेडरलिज्म भी कहा जाता है। दैट्स मीन दोनों ये स्टेटमेंट दोनों सही है, ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट आर राइट। क्वेश्चन नंबर 70, Alexander Wend has identified 3 types of anarchies in the international system. Anarchy, what state make out of it? पहले जो क्वेश्चन आया था वहीं से ये क्वेश्चन आया है, उसी बुक से क्वेश्चन आया है ये। तो बिल्कुल सही बात है, अलेक्जेंडर वेंड ने 3 प्रकार की अनार्की की बात की थी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। स्टेटमेंट दो, अलेक्जेंडर वेंड इज एन आइडियलिस्ट थिंकर। पहले ही आपको बता चुका हूं, अलेक्जेंडर वेंड एक कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट है, रचनावादी सिद्धांत है, ना कि आइडियलिस्ट थिंकर। इन्होंने आइडियलिज्म की भी आलोचना की है, इन्होंने रियलिज्म की भी आलोचना की है अलेक्जेंडर वेंड ने। तो इसकी स्टेटमेंट एक ही सही है, स्टेटमेंट दो गलत है। तो ऑप्शन दो सही है। द कोर अजम्पशन ऑफ ग्लोबलिस्ट is that globalization theoretically increases choices of consumer good for all। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, चॉइसेस इंक्रीज हुई है लोगों की, कम दामों के ऊपर अच्छी क्वालिटी और अच्छी चॉइस की चीज़ें मिल जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन की पावर है। द ग्लोबलिस्ट ऑल्सो मेंटेन द ग्लोबलाइजेशन फेवर द रिच। तो ऐसा कब कहा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट दो को आप हिंदी में भी देख लीजिए कि वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। ये मानना किसका है? ये मानना है वैश्विकवादी के विरोध में, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया और डी ग्लोबलाइजेशन की जिन्होंने बात की, उन्होंने इसकी बात की है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है। तो ग्लोबलाइजेशन वाले थोड़ी बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन धनिकों के पक्ष में है। वो तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो सभी का भला हो रहा है। ठीक है, तो एक तो सही है लेकिन दो गलत है। ऑप्शन दो सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 72, यहां से आगे के जो क्वेश्चन है वो मैच करने के लिए हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के हैं और 10 में से आपके 8 या 9 तो यहाँ से सही होने चाहिए। और वन लाइनर से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले 72, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। यानी जो हिस्ट्री है वो एरिस्टोक्रेसी की कब्र है। और ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है। विल्फ्रेड पैरेटो की ये फेमस कोटेशन। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सभी को पता है, रॉबर्ट मिशेल्स। ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी मैक्स वेबर। डेमोक्रेटिक एलिटिज्म जोसेफ ई शुम्पीटर। तो इसका जो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी देखिए कितना बेसिक है। साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग के साथ जुड़े हैं रचल कार्सन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर से। डीप इकोलॉजी की बात करते हैं अर्नेस्ट नेस, ये मॉर्निंग सेशन में भी आया था क्वेश्चन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हार्डिन। और इमेजिन कम्युनिटी की बात करते हैं आल कार्सन, सॉरी बी एंडरसन।
तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेट एज अ क्लास। अब यहाँ पे देखिए चिंतक है यहाँ पे, और आपने मैच करना है। वर्ग के रूप में राज्य को देखा है मार्क्सिस्ट थिंकर ने, मार्क्स एंड लेनिन। स्टेट एज अ एथिकल लाइफ, स्टेट एज अ एथिकल लाइफ, ये रूसो, हीगल और ग्रीन। स्टेट एज अ पावर, शक्ति के रूप में राज्य को देखा है मैकियावेली और हॉब्स ने। मिनिमल स्टेट की बात करते हैं हेयक और रॉबर्ट नोजिक। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक लिखी है महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। और हु वर द शुद्राज बाबा साहब अंबेडकर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर आप एकदम से निकाल पाओगे इसके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट और थिंकर से रिलेटेड है। यहाँ पे भी देखिए कार्ल पॉपर जुड़े हैं फॉल्सिफिकेशन से। सबसे इजी से शुरू करेंगे, हेक जुड़े हैं कैटालेक्सी के साथ। ठीक है, 2 आपको पता है तो फिर भी इसका आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। मॉरिस जुड़े हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के साथ। बच्चे आपके मॉरिस, ये है डेमो परफेक्ट, डेमो प्रोटेक्ट एंड डेमो पावर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर 76 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 77। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। एनटीए नेट में भी, यूपीएससी में भी कई जगह ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो इसका देखिए ए का एक है। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल ग्रांट्स गिवन टू द एग्जीक्यूटिव टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यानी वोट ऑफ क्रेडिट, जैसा कि अभी आप देखते हैं हाल ही में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो बिना किसी चर्चा के गिलोटिन प्रस्ताव के द्वारा क्या है, वोट ऑन क्रेडिट या वोट ऑफ क्रेडिट को पास कर दिया है लोकसभा के अंदर। तो वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम ग्रांट्स देते हैं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। यानी कंसोलिडेटेड फंड से जो हम एक्सपेंडिचर यूज करते हैं बिना किसी वोट के, उसे कहा जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है अ ग्रांट इन एडवांस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट ये एक प्रकार का ऋण है आपका, और ये वोट ऑन अकाउंट है। तो वोट ऑन अकाउंट को अभी देखते हैं जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट को हाल ही में मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 77 का, वो ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति या जातियों का राजनीतिकरण, इसके साथ कौन जुड़ा है? यानी जाति को क्या है वोट बैंक के तौर पे उपयोग किया जाता है। एम एन श्रीनिवासन ने वोट कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक का सिद्धांत दिया है। श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, इसके साथ जुड़े हैं नारायण गुरु। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ पेरियार ईवी रामास्वामी जुड़े हैं। सॉरी, इसको एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत यहाँ पे हमने कर लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक एम एन श्रीनिवास, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल नारायण गुरु जुड़े हैं। और आदि धर्म के साथ जुड़े हैं मंगूराम मुंगावालिया। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ रामास्वामी
पेरियार जुड़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे थिंकर दिए हैं और रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए यहाँ पे हर्बर्ट साइमन जुड़े हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के साथ, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के साथ। पीटर एफ ड्रकर जुड़े हैं जेनरिक और यूनिक डिसीजन के साथ, जेनरिक एंड यूनिक डिसीजन के साथ। और चेस्टर आई बर्नार्ड जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, और एमपी फॉलेट कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 80, और ये क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में भी आया था, इवनिंग में भी आया है, और क्वेश्चन काफ़ी इजी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। स्वच्छ सर्वेक्षण यानी क्लीनलीनेस इंडेक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जारी किया जाता है। और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए, नेशनल फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 81, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ मेंबर दिए हैं, और बहुत ही सिंपल है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर है भारत और पाकिस्तान के जुड़ने के बाद। आसियान के अंदर 10 मेंबर है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल अफ्रीका टेरिटरी को मिला के 55 मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन को, ब्रिटेन को बाहर निकालने के बाद 27 मेंबर इसके बचते हैं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे ऑथर और बुक दी गई है, और इसमें भी अगर आपको एक भी आप अच्छे से कर लोगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वाल्टर रोडनी के बारे में सबने सुना होगा, हाउ यूरोप अंडरडेवल्प्ड अफ्रीका, ये इनकी किताब है, वाल्टर रोडनी। जॉफ्री की, जॉफ्री की ने बुक लिखी है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। रोनाल्ड एच चिलकोटे ये रिपीट हुए हैं, और इनसे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। रोनाल्ड एच चिलकोटे थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट बुक इन्होंने लिखी है। और जोसेफ शुम्पीटर सभी को पता है, इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास इन्होंने किताब लिखी है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83, और यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो अरेंजमेंट के लिए आए हैं, आपको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, हॉली फैमिली, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये कार्ल मार्क्स की किताबें हैं, इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। और आपके लिए सजेशन ये है कि आप कार्ल मार्क्स की सारी किताबों को, जितनी भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके जीवन के अनुसार यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के आधार पर समझने की कोशिश करें, ताकि आप इसका सीक्वेंस ईजिली पता कर सके। तो सबसे पहले इनकी जो किताब है वो हॉली फैमिली है। यंग मार्क्स जब थे तब उन्होंने ये लिखी थी। 1844 से पहले की जो किताबें हैं वो यंग मार्क्स में आती है, हॉली फैमिली। उसके बाद इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये हीगल की आलोचना में इन्होंने लिखी थी। ये भी शुरुआती पुस्तक इनकी है। हीगल ने किताब लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, उसके आलोचना में लिखी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और सबसे लास्ट 1875 में आती है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन 4 इसका करेक्ट सीक्वेंस आता है। इन विच ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हीगल द एब्सोल्यूट कॉन्शियस गॉड रिवील इटसेल्फ। अब देखिए किस तरीके से हीगल सिविल सोसाइटी, राज्य, परिवार की बात करता है, पहले वो आप समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर भी आप इजीली दे पाओगे। देखिए सबसे पहले हीगल बोलता है कि सबसे पहले आता है परिवार,
सबसे पहले व्यक्ति आता है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से बनता है आपका सिविल सोसाइटी, जिसे कबीला इन्होंने कहा, और सिविल सोसाइटी से आगे बनता है स्टेट। तो ये 4 चरण हैं बेसिकली जो बताए हैं स्टेट के डेवलपमेंट में हीगल ने। अब समझने की बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आएगा आपका सिंपल कॉन्शियसनेस। व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति में सिंपल कॉन्शियसनेस होती है, बहुत ही सिंपल लेवल की। उसको पता है बस उसने जितना कमाना है उतना खाना है, कंदमूल खाएगा, बस अपने लेवल तक ही सीमित था, यानी सीमित कॉन्शियसनेस थी उसके अंदर, अपने तक जो सीमित थी। उसके बाद आती है आपकी सीमित कॉन्शियसनेस जो कि व्यक्ति तक सीमित थी। उसके बाद आती है रीजन। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, रीजन आता है। व्यक्ति के अंदर क्या आता है, रीजन आता है। रीजन मतलब वो सोचने की क्षमता उसके अंदर आती है। फिर परिवार का विकास होता है। सॉरी रीजन तो सबसे लास्ट में, मतलब पहले व्यक्ति है, व्यक्ति अपने तक सीमित था। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी उन्हें अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पता लगता है और वो क्या है, परिवार के अंदर एकजुट हो जाते हैं, परिवार के अंदर वो एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद आता है रीजन, ठीक है। जब रीजन आएगा, बहुत से परिवार क्या है, सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। रीजन क्या कहता है कि हम सभी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक जो परिवार है वो हो सकता है वो गेहूं का उत्पादक हो, उसको कपड़े की भी ज़रूरत है, उसको और चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो वो एक समुदाय बनाता है, सिविल सोसाइटी बनाता है। और सिविल सोसाइटी क्या है, रीजन के आधार पे काम करती है। जहाँ पे उसका भला है वहीं पे वो काम करेगा, ठीक है। सेल्फ आप कह सकते हैं इसमें सेल्फिश एक नेचर है। और सबसे लास्ट में आता है आपका स्टेट, और स्टेट को इन्होंने कहा है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, यानी स्पिरिट। स्टेट स्पिरिट है क्योंकि ये सबसे अच्छे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे आपने बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनके पब्लिकेशन के ऑर्डर में आपने लगाना है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन देखिए दूसरी बार आया। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बुक है, 1917 में इन्होंने बुक लिखी है। अगर आपको पता भी नहीं है कि ये बुक कब लिखी है, अगर आपको ये पता है कि किसकी बुक है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो पहले भी ये क्वेश्चन था हीगल से रिलेटेड, तो यहाँ पे हीगल ने 1917 में ये किताब लिखी है, ठीक है। द पॉलिटिकल सिस्टम बहुत सिंपल, 1953 में डेविड ईस्टन ने किताब लिखी है, सिस्टम अप्रोच, जिसके अंदर इन्होंने दी थी। द जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स की किताब है, यंग मार्क्स कहा जाता है। 1846 के आसपास इन्होंने ये जर्मन आइडियोलॉजी लिखी। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी.एच. कुन ने ये किताब लिखी है, 1962 के अंदर ये किताब लिखी गई है, थॉमस एच कुन। और ये कोई भी अगर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब ये मानी जाती है। तो इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस आप देख लीजिए, इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86। What is the correct order in which the following term are enshrined in the preamble of the Constitution of India? और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 या 3 बार डिस्कस किया है, और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुके हैं इस तरीके के। तो एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उनको क्रम में लगाओ, कि पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, इस तरीके से। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में, उसको अरेंज करने के लिए लगाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको प्रीएम्बल को याद करना जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले नागरिकों को न्याय देने की बात की गई है, न्याय के बाद स्वतंत्रता की बात है, फिर इक्वालिटी की बात है, सबसे लास्ट में फ्रेटर्निटी की बात है। तो सिंपली अगर आपको ये भी पता है कि भ्रातृत्व तो लास्ट है तो डी लास्ट होगा, ये यहाँ पे, और जस्टिस फर्स्ट है तो सी यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे जो संस्थाएं दी गई है
उनका ओरिजिन जो है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा ये पहली मजदूर सभा है जो आज़ादी के बाद भारत में बनी 1948 में। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी सीटू, अब सीटू तो सभी को पता होगा, सीपीआईएम के साथ जुड़ा है सीटू। सीटू की स्थापना जो की गई है वो की गई है 1970 में। सीटू की स्थापना कब की गई है? 1970 में, और सीपीआईएम के साथ ये जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC सबसे पुराना संगठन, सबसे पुराना मजदूर संगठन 1920 में लाला लाजपत राय, ये तो सभी को पता होगा। भारतीय मजदूर संघ BMS बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है, और BMS की जो स्थापना है ये 1955 के अंदर ठेंगड़ी ने की थी, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी 1955 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC इसकी स्थापना मई 1947 के अंदर की, आज़ादी से जस्ट 3 महीने पहले 1947 में। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना इजी हो गया, तो 88 का जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87 था ये, 87 का ऑप्शन 2 बन रहा है, ऑप्शन 2। 88, क्वेश्चन नंबर 88। अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, और ये चौथी या पांचवी बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, 4-5 बार रिपीट हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वितीय है उसकी जो 5वीं रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, 8वीं रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, दूसरी किससे रिलेटेड है, ऐसा भी कई बार पूछा जाता है। लेकिन इस बार ऑर्डर में लगाने के लिए इसको पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो है सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद आपका लोकल गवर्नेंस, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट, और फिर एथिक्स इन गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 89। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और ये मॉर्निंग सेशन में भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का आया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ये 2013 के अंदर बनके उभरा, जिसके लिए अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाया था। द विसल ब्लोअर एक्ट जो है ये 2011 के अंदर आया था। विसल ब्लोअर एक्ट 2011 के अंदर आया था, और 2014 के अंदर ये पास हुआ है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये तो सबसे पुराना है, 1988 का ये हमारा एक्ट है। RTI एक्ट सभी को पता है, 2005 में आया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी जो दर्जा दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। तो आई होप अब इसका आप सीक्वेंस इजीली पता कर पाएंगे। तो इसका 89 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल इन ऑर्डर ऑफ देयर हैविंग होल्ड द ऑफिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। मैंने आपको जो एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, तड़ुका जब कभी लगाओ एंटोनियो को बुलाओ। एंटोनियो प्रेजेंट है हमारे, तो सिंपली यहाँ पे देखिए, इसी को यहाँ पे लागू करने की कोशिश कीजिए। T फॉर ट्रिगवेली, D फॉर डैग हैमरशोल्ड, तो डैग हैमरशोल्ड पहले नंबर पे है। फिर तड़ुका यूथांट, यू दूसरे नंबर पे है। जब कभी यानी जेबियर पराज, B बुत्रस घाली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ABDC। ठीक है, ABDC ऑप्शन 3, 90 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे 10 क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से है, और पैराग्राफ यहाँ पे पहला पैराग्राफ थोड़ा सा टफ था। पहला पैराग्राफ इजी है, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा टफ था। पहला जो पैराग्राफ है ये आपका जो पूछा गया है ये लिबरलिज्म के ऊपर है, लिबरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरा पैराग्राफ पब्लिक पॉलिसी के ऊपर है, पब्लिक पॉलिसी यानी 10th यूनिट से पूछा गया है। और इसमें दोनों का एनालिसिस करने के बाद आपके 10 में से 7 क्वेश्चन सही होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। तो हमने पेपर 1 भी डिस्कस कर लिया, पेपर 2 भी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं आखिर कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों कट ऑफ में ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम उठा के देखते हैं, मॉर्निंग सेशन का इजी था, इवनिंग सेशन का टफ था। उसके बावजूद जो कट ऑफ है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ी थी, और यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है। मॉर्निंग सेशन का पेपर थोड़ा टफ था, इवनिंग सेशन का थोड़ा इजी था। तो आप ये कह सकते हैं कट ऑफ लास्ट ईयर जैसी ही रहेगी, 1 से 2% ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। सिर्फ 1 से 2% कट ऑफ ऊपर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कोई भी फर्क मेरिट में नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग आंसर की आप लोगों ने देख ली है। आपको अगर लगता है कि आपका नेट या जेआरएफ इस बार हो रहा है तो आप आराम से वेट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप मेरिट से काफ़ी नीचे हैं तो आप आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 महीने से भी कम का टाइम है। 3 महीने से भी कम का टाइम है, क्योंकि जून 20 तारीख तक आपका पेपर हो जाना है, ये डेफिनेट है, जून तक आपका पेपर हो जाना है। तो 3 महीने आपके पास बचे हैं, सिर्फ 90 दिन आपके पास बचे हैं। अभी आप जी जान से तैयारी कीजिए ताकि 3 महीने बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आप अपना जेआरएफ इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एनालिसिस पेपर 2 इवनिंग सेशन का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।